वक्त हो गया है सवाल पब्लिक का। आज पूरी दुनिया उस समय स्तब्ध रह गई जब जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की पब्लिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। चिंता हिंदुस्तान में भी जबरदस्त है क्योंकि भारत के पद्म विभूषण से भी शिंजो एबे सम्मानित हैं और उनसे एक जुड़ाव भारतीय भी महसूस करते हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। गंगा घाट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरती करते हुए आपने उन्हें देखा और जब पहली बार वो भारत आए थे तो उन्होंने अपने दौरे को 2 महासागरों का संगम कहा था। शिंजो एबे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केमिस्ट्री बेहतरीन रही है। एक वक्त था कि मोदी और एबे की दोस्ती ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी में सुर्खियां बटोरी थी। एबे और मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच रिश्तों ने ऐतिहासिक मकाम हासिल किया, यानी प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो एबे की ये जोड़ी खास थी। आज एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को याद किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो एबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो एबे को याद किया। भारत ने आज अपने एक सच्चे दोस्त को खो दिया है। शिंजो एबे की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दुख की घड़ी में भी लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति करती दिखाई दी क्योंकि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत के एक ट्वीट ने आज सुर्खियां बटोरी, जिसमें लिखा गया, शिंजो एबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। सुरेंद्र राजपूत ने यह ट्वीट दोपहर करीब 12:18 पर किया और कुछ ही देर में इसे डिलीट भी कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। सुरेंद्र राजपूत ने इस ट्वीट को ही डिलीट करने में भलाई समझी। सवाल यह उठता है कि उनके ट्वीट के जरिए आखिर वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शिंजो एबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका है, यानी ये तंज था और संदेश भी था भारत में अग्निवीर योजना को लेकर, जो पेंशन के बगैर रिटायर होंगे वो भी जापान में हुई घटना की तरह कुछ कर सकते हैं। इस तरह का संकेत इस ट्वीट में कई लोगों ने पढ़ा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की हत्या करने वाले हमलावर का नाम यामागामी तेसुआ है। जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल में वो तैनात था। साल 2005 तक करीब 3 साल तक वो इस दल का सदस्य रहा और फिर सेवा से बाहर हो गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में यामागामी ने बताया कि वो पूर्व पीएम की रक्षा नीति को लेकर नाराज था और उनकी हत्या करना चाहता था। जब आप इस तथ्य को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत के बयान के साथ जोड़ेंगे तो पूरी बात साफ हो जाएगी। सुरेंद्र राजपूत ने संकेतों में जो बात कही, या कहें कि वो किसी खतरे के प्रति चेताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ट्वीट के जरिए एक स्तर की सियासत यहां शुरू हो गई। अग्निवीर योजना का जिक्र फिर हो आया, क्योंकि क्या अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद ऐसी किसी घटना में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत के इस बयान के बाद कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया, ना ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया, लेकिन बीजेपी ने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए इस हमले को हल्के में नहीं लिया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसी व्यक्ति की मृत्यु पर भी जिस प्रकार की ओछी और घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने की है, ये निंदनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है और ये हर मर्यादा और सीमाओं को लांघने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में सारी सीमाएं लांघकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय समाज में बदनामी करने के लिए उतारू हो जाती है। कभी प्रधानमंत्री की मौत की कामना करना, प्रधानमंत्री को गालियां देना, राजनीति करना राष्ट्र नीति के मुद्दों पर, विदेश नीति के मुद्दों पर, कोविड के मुद्दों पर।
तो आज डिबेट जिन 3 सवालों के इर्द गिर्द हो गई, मुख्य रूप से आज सवाल पब्लिक का यही कि क्या कांग्रेस ने शिंजो एबे के हत्यारों को अग्निवीर से जोड़ा, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, अग्निवीरों को हत्यारा साबित करने की क्या ये साजिश है, और तीसरा बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अग्निवीर जवानों को भड़का रही है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अजय वर्मा इस वक्त मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल अनिल दोहन हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ आ गए हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान मौजूद हैं। करण वर्मा भी आज इस पैनल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सीधे अजय वर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी, कहना क्या चाहते थे सुरेंद्र राजपूत, क्या मकसद था? और मेरी सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि पहले सबको मैं 1-1 मिनट का समय दूंगी ताकि ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पर सबकी बात एक बार शामिल हो जाए। अजय वर्मा जी, क्या कहना चाहते थे सुरेंद्र राजपूत? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी, अपने नेता सोनिया जी और राहुल जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, अपनी तरफ से जो ये निर्ममता पूर्व हत्या शिंजो आबे साहब पूर्व प्रधानमंत्री जापान की गई है, इसकी भर्त्सना करता हूँ और आतंकवाद की भर्त्सना करता हूँ कि किस तरह से ये गलत हुआ है, निंदनीय है, और हमारी पार्टी की तरफ से इनको सारी श्रद्धांजलि है। दूसरा, आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब दे रहा हूँ। ना तो कांग्रेस इसको अग्निवीर के उससे जोड़ रही, 1 नंबर, ना अग्निवीर को कांग्रेस भड़का रही, 2 नंबर, ना इससे प्रधानमंत्री का कोई वो तरीका है कि किसी चीज से जोड़ा जाए। वो जो प्रवक्ता बीजेपी के जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मिंदा है उनके रंग बदलने से, वो अपने बयान दें, ठीक है, पार्टी का बयान दें, कुछ दें। उन प्रवक्ताओं के कहने से कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं मांगता। हम लोग मौत पे राजनीति नहीं करते। मौत पे राजनीति वो लोग करते हैं जो संवैधानिक पद पे है। कोविड पे मरे हुए लोगों के वक्त तो इस बयान का क्या मतलब था? मैं बता रहा हूँ ना, मृत्यु सर्टिफिकेट का तो फोटो छपाएंगे नहीं, लेकिन उस पर फोटो छपाने, जिन्हें फोटो की राजनीति करनी हो। आप अगर इस तरह की बात कहेंगे इंटरनेशनल टीम पर, तो चाइना को आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते हैं? मैं क्रिटिसाइज चाइना को बैठ के कर रहा हूँ। चाइना के वहां के लोगों ने शिंजो आबे की मौत पर क्या कहा, उसको आपने क्रिटिसाइज, आपको अगर पत्रकारिता में करना है तो उसको भी क्रिटिसाइज करिए कि मौत पर राजनीति चाइना ना करे। चाइना आपका दुश्मन है, चालबाज है, उसको क्रिटिसाइज करिए। पूरा संसार उसको क्रिटिसाइज कर रहा है शिंजो आबे जैसे सीधे आदमी के लिए। ठीक है सर, और हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। आप उसका आपका मतलब सर 1 मिनट का समय पूरा हो गया। मैंने शुरुआत में सबको 1-1 मिनट देना यहाँ पर शुरुआत की है। उसका मतलब 2-3 बातें जो मुझे नहीं समझ में आई आपके वक्तव्य में, ठीक है, अभी 1-1 मिनट के समय में सर ओपन डिबेट बाद में आएगी। मैं जो नहीं समझ पाई आपके वक्तव्य में, सुरेंद्र राजपूत ने जो लिखा उस पर आपने कुछ नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया कि उनका मकसद क्या था। पॉइंट नंबर 2, आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, उस मुद्दे तक तो अभी आगे गए नहीं थे, आपने उसका जिक्र कर दिया। फिर आप कोविड में क्या तस्वीरें खींच गई, ये हो गया वो गया, आपने तमाम तरह की बातें की, लेकिन आपने मेरे मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया कि सुरेंद्र राजपूत आखिर कहना क्या चाहते थे। के सिन्हा साहब, ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। जब आप ये ट्वीट देखते हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत का, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए मीनाक्षी जी, जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो सबसे पहले आपको लगता है छिचोरापन, वो घिनौना, वो ओछापन दिखाई देता है, जो कि हमारे अब इन राजनेताओं की जो ये कहते हैं कि हम पार्टी पॉलिटिक्स और उससे जुड़े में, वो दिखाता है, दर्शाता है कि ये लोग कहां तक गिर सकते हैं। देखिए, एक कोई हादसा तो है नहीं, ये तो एक ना तो पॉलिटिकल किलिंग है, और ये भी दिखाता है कि इनकी अलाइनमेंट किधर है। जो चाइना बिना कुछ कहे हुए जब डिक्लेयर कर देता है ग्लोबल टाइम कि एक राजनीतिक मंशा थी, एक राजनीतिक तरीके से ये किया गया है, और उसका एक इंडोर्समेंट है, और फिर उससे भी आगे चले जाते हैं। चाइना तो इतना ही कहा, और वो क्या दिखाना चाहते हैं कि ये चीज जो आज जोड़कर देखना चाहते हैं, पेंशन का क्या बात यहाँ पर आ गई? पेंशन नहीं मिलेगा तो अग्निवीर से जोड़ रहे हैं कि ये चीज, और क्या मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं कि उसकी समीक्षा की जाए। ऐसे लोगों को, ये तो देश के से द्रोह है, ठीक है, सेना से द्रोह है हमारे। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव यदि हम कुछ कर रहे हैं, वो सेना का, अभी देखिए अग्निवीर का डिबेट अलग हो सकता है। अग्निवीर में आपने देखा, तो इनको पता है किस तरह से बातें लोग करते हैं। तो ये ओछापन, यदि ठीक है, यहां तक सर अभी शुरुआत में 1-1 मिनट के रिएक्शंस ले रही हूं सबसे। कर्नल दोहन, ट्वीट करने के बाद उन्होंने फौरन डिलीट भी कर दिया, शायद उनको समझ आ गया कि ये ट्वीट किसी तरह से जब पढ़ा जाएगा तो उसमें फिर बात बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन क्या जरूरत है ऐसा ट्वीट करने की?
इससे क्या जाहिर करने की वो कोशिश कर रहे थे? थैंक यू मीनाक्षी, नमस्कार। एंड जो मीडिया पैनलिस्ट हैं उनको भी सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा इस हादसे के पीछे। आबे साहब बहुत ही बढ़िया थे हिंदुस्तान के लिए, और उनका इतनी जल्दी जाना जो है मुझे नहीं लगता कि वो हमारे देश के फेवर में। रही बात ट्वीट करने की, एक इंडिविजुअल ने ट्वीट किया जिसको पार्टी की तरफ से डिजिग्नेशन हासिल था। हो सकता है उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ट्वीट करने का कोशिश किया हो एंड उन्होंने रियलाइज किया हो कि ये तो शायद मैसेज गलत जा रहा है और उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा देखने समझने की या उसका कोई विश्लेषण और उसका कोई सर्जरी करने की जरूरत है। ये तो अगर उनको लगा कि शायद उनसे गलत ट्वीट हो गया या जो मैसेज वो देना चाह रहे थे शायद वो मैसेज वो ठीक से नहीं दे पाए और उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, तो आई थिंक दैट इज फेयरली। ठीक है कपिल मदान जी, देखिए बेशक ट्वीट डिलीट कर दिया और जिस तरह से यहाँ पर कर्नल दुहन कह रहे हैं कि अब उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा समय तक देश पर राज किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बात कहेंगे, लिखेंगे, वो भी एक ऐसी घटना पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं, तो क्या उसे गंभीरता से ना लिया जाए? मात्र डिलीट कर देने भर से क्या बात खत्म हो जाए? देखिए मीनाक्षी जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये एक पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। ये कोई, इस पे कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया, इस पे कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ, इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एक मुझे लगता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कोई बात लिखी जो शायद उन्होंने खुद ही रियलाइज किया कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, और इसलिए उन्होंने ये डिलीट भी कर दिया। तो मैं तो अभी यहाँ पे ये चीज बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि जो भी अगर उन्होंने कोई बात बोली वो समय पूर्व निष्कर्ष था। मुझे नहीं पता अभी फैक्ट्स क्या है, जापान की जो जांच एजेंसी है उन्होंने इसके तथ्यों पे क्या बोला है या क्या नहीं बोला, इनफैक्ट मैंने देखने की कोशिश करी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और स्टैंड इस तरीके का मुझे दिखा नहीं। तो ये एक हो सकता है ये जो उन्होंने किया ये अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किया हो, और क्योंकि उन्होंने ये बात को डिलीट भी कर दी, ये क्लियरली दर्शाता है कि ये पार्टी का ऑफिशियल लाइन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात को यहीं पे ही इससे ज्यादा इसकी विवेचना करना, इसके पीछे जाना, इसको और खरीदने की कोशिश करना, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ निकल के आएगा या किसी को भी किसी भी तरीके का कोई लाभ मिलेगा इस बात। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी, ट्वीट डिलीट कर दिया तो इसे सिर्फ अब एक निजी टिप्पणी या निजी विचार मानकर छोड़ दिया जाए, या आप इसके पीछे कोई बड़ी सोच पढ़ पाते हैं? मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये है कि ये तो कह रहे हैं कि एक छोटे से प्रवक्ता थे, बड़े से बड़ा नेता जो है शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मणिशंकर अय्यर, इन सबके वक्तव्यों को मनीष तिवारी हो, इन सबका अपना पर्सनल व्यक्तित्व होता है। पार्टी इनसे हमेशा किनारा कर लेती है। न जाने, मुझे मालूम नहीं है कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड कब, कैसे, किस रूप में आता है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मीनाक्षी जी, आपको याद होगा एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक सेना का स्क्वाड होता है, डॉग स्क्वाड, उसकी एक फोटो की गई थी सेना के डॉग स्क्वाड में कि देखो कुत्ता भी योग कर रहा है। इस तरीके के तंज करने में कांग्रेस पार्टी कोई पुरानी आदत है उनकी, कोई नई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह कि अजय वर्मा जी ने जो कहा कि चीन जो कर रहा है, मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि चीन में खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो रिश्ता क्या कहलाता है जो कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ समझौता किया था? अब तक ना बताया ना कैंसिल किया समझौता। आपने कहा चीन दुश्मन देश है और अब तक आप समझौता किए बैठे हैं, आपने कैंसिल भी नहीं किया, आज तक बताया नहीं। खुलेआम कह रहे हैं कि दुश्मन देश से समझौता करने का मतलब क्या है, ये तो बता दीजिए आप। ठीक है, करण वर्मा। देखिए मीनाक्षी जी, भले ही इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया हो, पर ये इनकी मानसिकता जरूर दर्शाता है, और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, उदित राज जी ने पुलवामा के ऊपर कुछ इसी तरह का गंदा और भद्दा रिमार्क दिया था, और 1 साल जब पूरा हो गया था पुलवामा की ट्रेजेडी को, तो राहुल गांधी ने पूछा था इससे किसको फायदा हुआ। तो
तो इस तरह के रिमार्क्स आए दिन कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं। भले ही इन्होंने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, पर एक बात पक्की है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शशि थरूर हो, जो अफजल गुरु को जब फांसी की सजा हुई तब खड़े हो गए थे कहने के लिए कि ये एग्जीक्यूशन है। तो अगर हम कांग्रेस की चर्चा करने लग जाएंगे और उनके इस प्रकार के रिमार्क्स की चर्चा करने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका ये शो छोटा पड़ जाएगा, पर इनकी असंवेदनशीलता में कहीं कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। सच बात यह है कि कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ती है किसी भी जगह राजनीतिकरण करने का। यहां पर एक मौत जैसी चीज जहां हर आदमी का आज दिल पसीज रहा है, वहां पर भी इन्होंने राजनीति करना, इस पे भी इन्होंने राजनीति करने का एक अवसर उड़ा नहीं। तो इसी वजह से आज राजनीति में ये इतने तुच्छ होकर रह गए हैं, इतने लघु होकर रह गए। जब आप हर चीज में राजनीतिकरण करते हैं तो राजनीति आपको छोड़ देती है और जनता का मत भी आपको छोड़। चलिए, मैंने सभी के ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ शामिल कर लिए। अब ओपन डिबेट की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अजय जी, बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये लग रहा है कि मोदी विरोध की दिशा में बढ़ते 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 कांग्रेस पार्टी कई बार ये भी भूल जाती है, या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता ये भी भूल जाते हैं कि कहां पर थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ बात करने की जरूरत थी और अपने शब्दों को नाप तोलकर बोलने की जरूरत थी। और ऐसा ही एक इंसिडेंट आज सुरेंद्र वर्मा जी के ट्वीट से जाहिर हो गया। देखिए, ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग जो बैठे रहे देते रहे, इनकी सर्टिफिकेट्स की इनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देते रहे, इनका कोई महत्व नहीं होती, वैल्यू। हमने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया, एक न्यूज चैनल ने अपने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और भूल मानी, वो उस ट्वीट को वापस भी नहीं लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता किस तरह से उस घटना से, जिससे देश में पूरी में नफरत फैल रही थी, और नुपुर शर्मा, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, जिसको पूरे संसार ने धमकाया, 57 कंट्रियों ने आपको धमकाया, सिर नीचा करा भारत का, भारत की छवि 56 इंच की खत्म हुई और देश में नफरती माहौल जिसकी वजह से पहला आज तक उसको अरेस्टिंग नहीं किया गया। उसने ट्वीट के लिए अगर करके माफी मांगी है, माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद भी कहने के और धमकाने के बाद भी कहा कि टीवी पे आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो ये गली गली में जो नफरती माहौल, ये अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है पहले तो वो घटनाएं बिल्कुल ही अलग मसला है, जिस पर बात हो रही है वो मसला अलग है, मुद्दे अलग है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। यहाँ पर बात जो हो रही है सुरेंद्र राजपूत जी की हो रही है, सुरेंद्र वर्मा नहीं। तो सुरेंद्र राजपूत जी का जो ये ट्वीट था उसे लेकर चर्चा हो रही है और आपने ये कहा कि लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ लिस्ट है जो अजय वर्मा जी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मोदी विरोध में कैसे कांग्रेस ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान दिए, बयानों की कुछ सूची है। जनवरी 2020 में अधीर रंजन चौधरी ने कहा पुलवामा हमले की फिर से जांच हो। मार्च 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर कहा कि आतंकी मरे या सिर्फ पेड़ गिरे, ये करके उन्होंने एक ट्वीट किया। बिल्कुल। अक्टूबर 2016 संजय निरुपम ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं फर्जिकल स्ट्राइक थी, फर्जिकल स्ट्राइक, उनका भी ये ट्वीट था। इसके अलावा 14 फरवरी 2022 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर खून की दलाली करने का आरोप लगाया। 5 नवंबर 2019 पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों में एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सवाल उठ रहे थे और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी केंद्र सरकार से सबूत सार्वजनिक करने की मांग की। 3 मार्च 2019 दिग्विजय सिंह ने कहा आईएएफ की बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत दें, कहा सैटेलाइट से मिल जाती हैं सभी तस्वीरें। अब आप मुझे बताइए, मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने अलग अलग नेताओं के और बाय द वे तमाम बड़े नेता हैं आपके, उन सबके बयान तारीखों के साथ पढ़े। मुझे बताइए क्यों ना ये माना जाए कि कुछ ऐसे मौके जहां पर पूरे देश की बात हो रही है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध की वजह से अलग स्टैंड ले लेती है, अलग साइड जाकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो बयान देश विरोधी क्यों ना दिखाई दे पहली नजर में। प्रधानमंत्री की जो ये दुखद आतंकवादियों ने नृशंस हत्या करी, घटना करी है, इससे हम कोई कनेक्शन ना है, ना जोड़ रहे हैं, ना हम कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं अगर वो मजहब जो आतंकवादी जहाज से छोड़ा गया किस किस, अगर मैं आंकड़ों पे चला जाऊंगा और आपको गिनाने लगूंगा तो सारा टाइम यही खत्म हो जाएगा। उसी महबूबा के साथ मिला के सरकार चलाई जाती है, फिर आप वहां कहते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, सैनिक हमारे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, पाकिस्तान चालबाजी से अजय जी इन ट्वीट्स का जवाब दीजिए ना।
आप एंकर नहीं है, मैं आपका जवाब, आप एंकर नहीं है, मैं उनका जवाब देता। आप गुमराह मत प्लीज, करिए। आप एंकर नहीं है, बीच में ना बोले। आप अपने सर्टिफिकेशन अपने पास रखें, अपनी डिग्री आपके। ठीक है, अग्निजेश अवस्थी जी, की सभ्यता जो है, ठीक है, अग्निजेश अवस्थी जी, मैंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने कोट किए, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ऐसी कोई गलती नहीं है। वो इसको अभी भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनका हक है ये। बताइए अग्निजेश अवस्थी जी। इनका फेडर डाउन करिए आप। मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास, ठीक है अग्निजेश जी, उन्होंने इस ट्वीट पर तो कोई भी जवाब नहीं दिया। बाकी दो लोगों ने जो कांग्रेस की तरफ से, या एक कपिल मदान जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है पार्टी की वो नहीं है, पार्टी की तो विचारधारा नहीं होगी। जहां तक बड़ी साफ सी बात है, मैं अजय वर्मा जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साफ साफ, और जहां तक आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे आतंकवाद का शिकार हुए हैं, उनकी इसी तरीके से हत्या हुई थी, उसके बावजूद ऐसी हत्या के मौके पर उस हत्या को जायज ठहराना कि वो बिना पेंशन की उन्होंने वहां पे सर्विस शुरू की थी इसलिए मार दिया गया, और इसके अलावा क्या था? जहां तक जो लोग कह रहे हैं ना कि अब डिलीट कर दिया, अरे डिलीट न भी करते तो 2 दिन 1 दिन उसको कौन वो करता? बात सवाल नहीं, सवाल करण वर्मा ने सही कही कि मानसिकता का सवाल है। सर्टिफिकेट हम नहीं देते अजय वर्मा जी, सर्टिफिकेट आपको जनता देती है। 2.25 राज्यों में आपकी सरकार थी, अब 2.5 में रह गई है, ठीक है ना? पूरे देश में सिर्फ 2.25 राज्यों में सरकार है आपकी, थी, अब 2.5 में रह गई है अब आपकी। वो भी जनता आपको जवाब दे रही है, लगातार दे रही है। हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, जनता आपको सर्टिफिकेट दे रही है। जनता के सर्टिफिकेट का ठीक है अजय जी, बस 2 लाइन में रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं कर्नल दोहन के पास जाऊंगी। ठीक है, बोलिए अजय जी। देखिए ये बुद्धिजीवी आदमी है, बैठे हैं। हम खून के ऊपर और हम नफरत के ऊपर, हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जहां देश में इस तरह की घटनाएं हो और देश का माहौल बिगड़ जाए, देश का व्यापार खत्म हो जाए, देश के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति नफरती माहौल गली गली में हो जाए। हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। हमने बहुत सत्ता कर ली, ऐसी सत्ता आपको मुबारक और करते रहिए आप। ठीक है, इस तरह से जनता के 2 सवाल है, वो शामिल करना चाहूंगी। वाराणसी से अमल श्रीवास्तव ने सवाल भेजे और रांची से संतोष उपाध्याय सवाल भेज रहे हैं। जनता के सवाल कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सारी दुनिया शिंजो आबे की मौत पर शोक मना रही है, तो ऐसे समय में कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? मेरा ये सवाल है कि क्या शिंजो आबे की हत्या पर कांग्रेस चीन की भाषा बोल रही है? ठीक है अजय जी, आप ही के लिए सवाल आए हैं दोनों। देखिए, मैंने कहा हमने ना कोई राजनीति की, ना हमारा कोई ऐसा मकसद। हमारे नेता राहुल गांधी का भी ट्वीट देखिए, हमारी पार्टी का भी। आप अपने अपने विचारों से लगाते रहिए, अनुमानित करते रहिए, तो उस अनुमान की वैल्यू कुछ नहीं है। दूसरी चीज, कांग्रेस चीन की भाषा नहीं बोल रही, बल्कि कांग्रेस चीन को उसे समझाना चाहती है कि कांग्रेस ने ना उसे नारियल पिलाया, ना उसे 18 बार झूला घुमाया, ना उसे महाबलीपुरम घुमाया, और ना ही उसके जितनी वो घटनाएं अपने हमारे पैंगोंग लेक में आके अपनी वो कर रहा है, ना ही हमने उसको। सर, तो 1962 में क्या हुआ था? 1962 में क्या हुआ था फिर? आप 1922 की बात करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा 65 में क्या हुआ था। हाँ ठीक है, 1962 में क्या हुआ था उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हैं। जवाब दिया ठीक है, के सिन्हा जी, मुझे ये बताइए कि जो इस तरह के मामले हैं जहां पर 2 देशों के बीच के संबंध अगले स्तर पर जाएंगे मुलाकातों से, या वो संबंध अपने आप में अहम है, उस समय पर देश के भीतर की राजनीति अगर उन पर हावी होने लगेगी तो फिर कैसे चलेगा? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल वही है जो आप उठा रही हैं। आज शिंजो आबे एक ऐसा फिगर था जो जियोपॉलिटिकल में और जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया 2004 से। ये जो आप क्वाड देखती हैं, जो आप सप्लाई चेन की बात करती हैं, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रंट की जो बात करती हैं, ये सारा जो आप चीजें देख रही हैं, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर की बात हो रही है, इसके ऊपर में उनका एक सोच था, उसके ऊपर बहुत कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के कारण जो चीजें हो रही हैं इस इलाके में और हमारे देश को लेकर के, उसमें उसकी डिबेट होनी चाहिए थी। आज जब आप कहते हैं इस तरह की ट्वीट का क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया, मुझे बड़ी हैरानी होती है। यदि डिलीट कर दिया तो ये डिबेट किस लिए हो रही है? देखिए, चाइना ने जैसे बताया, और एक रांची के जो शख्स ने पूछा सवाल कि क्या वो इंडोर्स कर रहे हैं चाइना के उसी पॉलिसी को, कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है। ये तो इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, जो स्ट्रेटेजिक साजिश का हिस्सा है। वो ये उसको
पॉलिटिकल रंग जो देना है, और ये कहना कि भारत में लेकर आना, देखिए इसको अग्निवीर से नहीं, ये बहुत बड़ा, ये छोटी सी बात नहीं है मीनाक्षी की, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और उसको ट्वीट कर देना और दूसरे उससे पल्ला झाड़ लेना कि नहीं ये चीज कुछ नहीं है, हमारा तो स्टैंड ही नहीं। हर एक बार स्टैंड बदल जाता है आपका। यदि डोकलाम हो जाए, जब आपका गलवान हो जाए, गलवान के बाद जब आप कैलाश रेंज में चले जाते हैं और चीजें बदल जाती हैं, उस समय आप बार बार इन चीजों को उठाते हैं। और देखिए अग्निपथ की जो डिबेट है, ठीक है के सिन्हा जी, हालांकि ये ट्वीट तो डिलीट हो गया, बीच में इनको ठीक है बंद करें सर, हालांकि वो ट्वीट डिलीट हो गया, लेकिन कर्नल दुहान ये सवाल अब मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। डिलीट हो गया तो आपने डैमेज जो करना था वो कर दिया। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट सर। कर्नल दुहान, मुझे ये बताइए कि ट्वीट बेशक डिलीट हो गया, लेकिन एक चिंता जो वहां पर दिखाई दे रही है, क्या हमें इस पर सोचने की कम से कम जरूरत है? क्योंकि जिस समय अग्निवीर योजना को लेकर एक बहस चल रही थी, देश में संवाद हो रहा था, उस समय भी कई लोगों ने ये विचार साझा किया कि इन लोगों के पास ट्रेनिंग होगी और कहीं कोई इनकी ट्रेनिंग का मिसयूज तो नहीं कर सकता है या करेगा। एक चिंता उस समय भी ये सवाल के रूप में दिखाई दी थी। तो चलिए, एक ट्वीट था, विवादास्पद ट्वीट रहा, वो डिलीट भी हो गया, लेकिन क्या देश के भीतर बातचीत के दौरान, एक घर परिवार में जब लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, इस पर क्या सोचने की जरूरत है? क्या ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए? कर्नल दुहान। मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस डिबेट को सही मुद्दे पे आप ले आए। अदरवाइज हम कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद यही करते रहते इस डिबेट में और इसका कोई हल और निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है जो कि बड़ा दर्दनाक है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ऊंचे पटल पर आबे जी थे और उनका इस तरह से जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सेम चीज को हम अपने देश के साथ मिलाकर देखें तो आप इस चीज पे मेरी बात से, वक्तव्य से राजी होंगे कि जब भी किसी भी जगह पे, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में जब आतंकवाद या नक्सलिज्म या कोई भी इस तरह की घटना शुरू हुई है तो वो कुछ एक मुट्ठी भर लोगों से ही शुरू हुई है। आप नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, आप J&K का ले लीजिए, आप नक्सल हिट स्टेट्स का ले लीजिए, और ये रिजल्ट तब आता है जब हम किसी भी सोच को एक एक्सट्रीम पर ले जाते हैं और किसी दूसरी सोच को हम अपने सोच विचार में जगह नहीं देते। आप उसको कोई भी शब्द दे लें, बट होता कुल मिला के जो है वो है जब हमारी इनटॉलरेंस ऐसी हो जाती है कि हम किसी चीज को टॉलरेट करेंगे ही नहीं। आप एक छोटा सा उदाहरण लें, पिछले कुछ दिनों में कितने देश हमसे नाराज हुए, उसके पीछे एक हत्या हो गई, उसके पीछे अवाल बवाल इतनी डिबेट्स हो गई, लेकिन जो मेन मुद्दा जो आपने टच किया वो मुद्दा शायद अभी तक डिबेट पे टच नहीं हुआ कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हमें इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है। मीनाक्षी जी, मैं आपके इस माध्यम से और आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि हमें इसके लिए बहुत ही अलर्ट, सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो टॉलरेंस लेवल हैं वो खत्म हो गए हैं। अभी एक आध दिन पहले की बात है, आपको ध्यान होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ चीज लपेटी तो वो भी संवेदनाओं को ठेस पहुंचा गई। ठीक है, ये बहस तो सर लगातार चली रही है इस बात से। मीनाक्षी एक सेकंड, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं 2 सेंटेंस और बोलूंगा। आप अपना ध्यान ले जाइए, पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, तब किसी की उसको ठेस नहीं पहुंची। दिवाली पे जो लक्ष्मी बॉम्ब और गणेश बॉम्ब जो फूटते हैं उससे आज तक किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। ये इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे टॉलरेंस लेवल खत्म हो गए हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इस विषय को इस डिबेट में लाए। आई एम रियली थैंकफुल एंड हमें चिंता करने की जरूरत है। और सर, कम से कम भारत के भीतर ये खूबसूरती भी है कि हम
संवाद पर विश्वास करते हैं, कम से कम आज भी इस पैनल पर अगर हम बैठे हैं तो इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपने भी जिन चीजों का जिक्र किया वो सिक्के का एक पहलू है और मैं बिल्कुल खुलकर इस बात को कहना चाहूंगी, लेकिन उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अगर लोगों के बीच में इस तरह की नफरत पैदा हो रही है, असहिष्णुता की स्थिति पैदा हो रही है, तो विचार यह भी करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं। अगर कल तक किसी को उन नामों से प्रॉब्लम नहीं थी तो आज किस वजह से हो रही है, इस पर भी गौर करना होगा। बहरहाल मुझे माफ कीजिएगा लेकिन समय की मेरे पास थोड़ा कमी थी, क्योंकि बड़ी खबर अमरनाथ से आ रही है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक कर लेते हैं इस बड़े हादसे का, क्योंकि वहां पर जो खबर इस वक्त आ रही है ये और चिंता बढ़ाने वाली है। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा है। बादल फटने के बाद ये हादसा वहां पर हुआ है। पहले ये संख्या 5 बताई जा रही थी, अब इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 10 तक जा पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डीजी एनडीआरएफ ने इस बात की पुष्टि की है। कई लोग लेकिन अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। 14 घायलों को अब तक एयरलिफ्ट भी किया गया है। हमारे साथ और जानकारी के साथ साहिल सोहेल इस वक्त जुड़ गए हैं, गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, पहले आपका रुख करते हुए, मरने वालों का आंकड़ा तो बड़ा ही है और ये बेहद चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि रात का समय है और ऐसे में अभी भी कई लोग हैं जो लापता हैं। इन सब के बीच कल का दिन किस तरह के चैलेंजेस से भरा होगा ये तो सवाल है ही, लेकिन क्या कोई नंबर साहिल अभी तक पता है कि कितने लोग लापता हो सकते हैं? देखिए, अभी तक फिलहाल ये बताया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से कि 10 लोगों की है इसमें मौत हो गई है और लगभग 40 के करीब जो है जो मिसिंग है। इसमें जो बादल फटने की वजह से वहाँ पे फ्लैश फ्लड हुए हैं, उसमें से लगभग 25 के टेंट जो है उसकी जद में आ गए, 2 से 3 लंगर भी उसकी जद में आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी लगातार एकजुट कर जम्मू कश्मीर पुलिस वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिनाइयाँ और मुश्किल ये हैं कि रात का टाइम है, अंधेरा हो गया है और उस वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही है। जो रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पे लगी हुई है, लगातार 5:30 से के करीब ये जो है बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए थे। उसके 15 मिनट बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशंस ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल कठिनाइयाँ हैं। इंजर्ड जो इसमें हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिश भी की जा रही है और फिलहाल जो एक वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी थी लोअर केव एरिया में वो भी फंक्शन है, लेकिन उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। मैं लौटती हूं साहिल आपके पास। इस वक्त एनडीआरएफ के डीजी ने क्या जानकारी दी हादसे को लेकर, एक बार दर्शकों को उनका स्टेटमेंट भी सुनवा देते हैं। अमरनाथ में हुई दर्दनाक हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा एजेंसियां अब वहाँ पे काम कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विवेक पांडे, जो आईटीबीपी के पीआरओ भी हैं। सर, क्या जानकारी मिली है अब तक और कितने लोग अभी वहाँ पे फंसे हो सकते हैं और किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है? 500 से 1000 लोग ऐसे जिनको कि हम लोगों ने दोनों तरफ से, जो नदी का घाट है, जो नदी बह रही है, उसके दोनों तरफ लोगों को निकाला गया है और वो लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, उनका रिकॉर्ड्स मिलाए जा रहे हैं, बिकॉज सारे पिलग्रिम्स रजिस्टर्ड होते हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने काफ़ी लोगों को पहले ही ताकीद कर दी थी, जिससे काफ़ी लोगों को बचाया जा सका है। बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन नंबर भी शायद वहाँ से जारी होगा, जिससे लोगों को पता लगेगा कि कितने लोग मिसिंग हैं और बाकी सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। अभी हम लोग सब लोग हेड काउंट्स कर रहे हैं, सभी से बातचीत जारी है। नंबर ऑफ कैजुअलिटी मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन आपको बता पाएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को बचाया जा सका है, कुछ लोगों को निकाला गया है, कैजुअलिटीज फियर्ड हैं, बट एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। विवेक जी, जिस तरीके से पानी का बहाव दिख रहा है, अब से थोड़ी देर पहले आपने ये भी बताया कि किस तरीके से स्ट्रीम के अगेंस्ट जो यात्री थे उनको नहीं रखना था, तो अब उनके इवैक्यूएशन की स्ट्रैटेजी क्या रही? देखिए, वो आसपास का जो इलाका एरिया बहुत नैरो है, जैसा मुझे बताया गया है हमारे जो कमांडर्स हैं वहाँ के द्वारा। हम दोनों तरफ से लोगों को अपर रीचेस की तरफ ले जा रहे हैं, थोड़े बाहर की तरफ ले जा रहे हैं कि रात में पानी और न बढ़ जाए, और रात में भी लाइट्स के माध्यम से और गाइड्स के, स्काउट्स के माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे लोग उसके आसपास न जाएँ। अगर रात में बारिश नहीं होती है, पानी का बहाव अगर ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, तो हम लोगों को वहीं पर एकोमोडेट करेंगे। हमारे फोर्सेस का जो कैंप है, हमारे जो टेंटेजेस हैं, उनमें हम लोग उनको एकोमोडेट करेंगे और खाने पीने की व्यवस्था वहीं की। नेक्स्ट बेस कैंप कितनी दूरी पे होगा और किस तरीके से उनको हटाया जा पाएगा? देखिए, रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराना संभव नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर नीचे अगर आप बात करें, जहाँ पर कि थोड़ा और जगह मिल पाएगी हमको, वहाँ तक ले जाना शायद रात को अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश है, फिसलन भी है, डाउनस्ट्रीम नीचे चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश के दौरान। तो हम नज़दीक से नज़दीक एरियाज़ में ही रखेंगे अभी रात को उनको, और सुबह अगर लगता है कि यात्रा रिज्यूम नहीं हो पाएगी तो लोगों को नीचे ले जाने का और काम होगा। अमूमन कितने लोग होंगे फोर्सेस के अलावा वहाँ पे, क्योंकि कई एजेंसीज की मीटिंग भी इससे पहले भी हुई होती है यात्रा से पहले? कितने लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं जो लोग?
मैं उसको फंसना नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ ये है कि उन लोगों को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करा दिया गया है साइड्स में, और पानी अगर कम हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है, पहाड़ों में जितनी तेज़ी से पानी बढ़ता है उतनी तेज़ी से कम भी होता है। तो आप यहाँ पर आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे को सुन रहे थे और वो इस हादसे को लेकर जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे थे, लेकिन मरने वालों की संख्या 10 तक जा पहुंची है और बाढ़ के बाद अभी अमरनाथ यात्रा को रोका गया। हालांकि वो ये जानकारी भी दे रहे हैं साथ ही कि जिस तेजी से पानी आता है उस तेजी से पानी निकलता भी है, तो अगर हालात बेहतर होंगे तो फिर स्थिति को वापस बहाल किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या नई जानकारी अभी हादसे को लेकर और मिल रही है? अभी क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एनडीआरएफ के ऑफिस में ही मौजूद हैं और यहाँ पर ही बाकायदा जो कंट्रोल रूम बनाकर इस वक्त जो है लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। थोड़ी ही देर पहले हमारी एनडीआरएफ के डीजी जो हैं अतुल करवल, उनसे बात हुई है और 10 का आंकड़ा जो है उन्होंने बताया है। एनडीआरएफ की 60 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतराल पर जो है एक मेडिकल कैंप है, वो लगातार ऑक्सीजन देना हो या मेडिकल फैसिलिटीज़ देना हो उसकी कोशिश हो रही है। इस बात की आशंका यहाँ से भी जताई गई है, जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कि जो नंबर्स हैं कैजुअल्टी के वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसे में खुद एनडीआरएफ के एक डीआईजी रैंक के अफसर जो हैं वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है वो कंट्रोल रूम के जरिए कर रहे हैं। अगर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा यही नहीं, साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़े और लोगों को वहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मौसम इजाज़त देता है तो उसकी भी तैयारी जो है वो की गई है। साथ ही साथ लगातार गृह मंत्रालय जो है वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, टच में है। लगातार जो जानकारियां हैं वो आपस में शेयर की जा रही हैं, कोरिलेट की जा रही हैं, ताकि जितनी भी जल्दी जो भी वहां पर अमरनाथ में श्रद्धालु हैं उनको किसी बिना नुकसान के वहां से निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। जो जानकारी हमें एनडीआरएफ की तरफ से ये भी मिली है कि अभी मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि इतने पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ के जवान हैं कि एक एक को वहां से अगर उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाने की जरूरत पड़ रही है तो स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं, अगर उन्हें पैदल वहां से निकलवाया जा रहा है तो पैदल निकलवाया जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर बनी है और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से जो मॉनिटरिंग का काम है फिलहाल जारी है। चलिए, राहत बचाव कार्य वहां पर तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जो टेंट्स जिनको नुकसान पहुंचा वो करीब 25 और 3 लंगर हॉल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब ऐसे में अगर एक टेंट की भी बात करें तो करीब 10 लोगों के रहने की व्यवस्था वहां पर बताई जा रही है। तो ऐसे में ये नंबर और बढ़ सकता है, इसे लेकर लगातार चिंता है वहां पर। शाम 5:30 बजे की ये घटना है। थोड़ी देर पहले 5 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन एनडीआरएफ के डीजी के स्टेटमेंट की जानकारी गौरव हमें दे रहे थे कि उनसे बातचीत में उन्होंने कंफर्म किया कि संख्या बढ़कर 10 हो गई है। और जो तस्वीरें भी लगातार वहां से मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो रास्ता वहां पर है, अगर आप रास्ते की तरफ भी नजर डालें तो देखिए कितनी दिक्कत यहां से चलने में होगी इस पूरे पहाड़ी रास्ते में। और ऐसे हालातों में अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना तो मुश्किल है ही, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वहां पर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, ये इस वक्त प्राथमिकता है। साहिल, जब हम ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ महिलाएं हैं जो वहां पर हमें पैदल चलती हुई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और इन तस्वीरों को देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राउंड पर हालात कितने चिंताजनक या खतरनाक अभी कह लें, क्योंकि रास्ते जैसी कोई स्थिति वहां दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। देखिए, जो पवित्र गुफा है उसकी ओर 2 रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम से जाता है, एक बालतल से जाता है, और 2 रास्तों के बीच में ये नदी बह रही है। ये हमेशा से जो ग्लेशियर का पानी है वो इससे बहता है, और जो ट्रैक है जहाँ से जो श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है वो बहुत तंग है। और 2-3 जगहों पे ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है 5:30 बजे के करीब, पहले बारिश हुई थी जिसकी पेशेंगोई की थी। मौसम विभाग ने बताया था पहले ही कि थोड़ी सी बारिश आज हो सकती है दोपहर के बाद। तो उसके बाद जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ पवित्र गुफा के बाएं साइड में, और उससे एक फ्लैश फ्लड हुआ। उस फ्लैश फ्लड की वजह से जो लोअर केव एरिया है, पवित्र गुफा के निचले हिस्से में जो टेंटमेंट एरिया है जहां टेंट्स लगते हैं, लंगर लगते हैं, उसकी वजह से वो टेंट उसकी जद में आ गए हैं। तो यकीनन जो 5:30 का टाइम है, क्योंकि 6 बजे के करीब जो है गुफा दर्शन के लिए बंद हो जाती है, और 5:30 बजे के करीब अक्सर जो यात्री लेट पहुंचते हैं वो रात को ही वहां पे रुकते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में वो फिर दर्शन के लिए
जाते हैं, तो वहाँ उन टेंटों में जो है श्रद्धालु थे, जो मुकामी लोग हैं वो भी थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग हो सकते हैं। तो इस तरह जो है फ्लैश फ्लड्स की वजह से वो उसके जद में आ गए और कई लोगों को वो अपने साथ बहा के ले गया है। 10 लोगों की अभी तक आप आगे भी साहिल नजर बनाए रखें। गौरव, आपके पास भी अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, आगे बढ़ते हैं और रुक